मैं ईश्वर सन, असिस्टेंट प्रोफेसर SNKP गवर्नमेंट कॉलेज नीम का थाना। आज हम डिस्कस करते हैं MSc फाइनल का जो सिलेबस है। तो अपन जानते हैं कि MSc फाइनल में 7 पेपर होते हैं, उसमें जो 3 पेपर हैं वो तो कंपलसरी होते हैं, बाकी जो 4 पेपर हैं वो इलेक्टिव होते हैं। जैसे जो इलेक्टिव पेपर है वो इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन है, ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन है, फिजिकल केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन है। तो अपने जो यहाँ कॉलेज में जो सब्जेक्ट है, जो स्पेशलाइजेशन है वो ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन है। तो अपने 3 पेपर तो कंपलसरी हैं और 4 ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन के, इस प्रकार से ये 7 पेपर हैं। तो उसमें जो फर्स्ट पेपर है वो फर्स्ट पेपर है स्पेक्ट्रोस्कोपी, और स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो अपन जानते हैं, अपन ने MSc प्रीवियस में भी पढ़ी है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, जहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और जो मैटर है उसकी आपस में इंटरेक्शन होती है, और उस इंटरेक्शन के फलस्वरूप वहाँ पर केमिकल चेंजेज होते हैं, कंपाउंड्स के अंदर चेंजेज होते हैं, और उस चेंजेज के अनुसार अपन को वहाँ पर स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके की जो टेक्निक है उस टेक्निक को अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। जनरली जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो जो कंपाउंड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर्स इल्यूसिडेशन के अंदर होती है, और जिसके द्वारा अपन कंपाउंड की स्ट्रक्चर्स का इल्यूसिडेशन करते हैं, और कंपाउंड की स्ट्रक्चर्स इल्यूसिडेशन के द्वारा अपन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और जो भी सब्सटेंस हैं उनकी अपन स्टडी करते हैं, और उनकी संरचना का डिटर्मिनेशन के द्वारा उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन जानते हैं। यहाँ पर जैसे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसकी फर्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसमें जो है उसमें 5 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट है उसमें अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसी में IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, फिर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, कार्बन 13 स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो ये तो स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके अलावा पेपर फर्स्ट में सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री है, फोटोकेमिस्ट्री है। तो ये इस तरीके से 5 यूनिट है। तो यहाँ पर जो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वो अपन पढ़ने जा रहे हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री। देखिए अपन जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं उसमें अपन ये कहते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, और यहाँ पर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं बोल करके अपन इसको स्पेक्ट्रोमेट्री बोलते हैं। तो जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है उसकी जो खास बात है, जो इसका जो मुख्य बात है वो ये है कि और बाकी के जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी होते हैं उन सभी स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटरेक्शन होती है। वहाँ पर अपन किसी भी मैटर के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हैं वो इंसिडेंट करते हैं, और जब वो इंसिडेंट करते हैं तो उसके कारण से वहाँ पर चेंजेस होते हैं, और उसके कारण से अपन को स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं। परंतु मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर अपन कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट नहीं करते हैं। यहाँ पर अपन इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग करते हैं, और इलेक्ट्रॉन की जो बम्बार्डिंग करने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से उनको एसिलेटर करते हैं। तो इसका मतलब पदार्थ है, उस पदार्थ के ऊपर अपन जो हाई एनर्जाइड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी बम्बार्डिंग करवाते हैं, जबकि अन्य जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करवाते हैं। तो चूँकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग है। तो इस तरीके की जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, इस तरीके की जो स्टडी होती है, इसी कारण से इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं बोल करके इसको अपन क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोमेट्री बोलते हैं। ओके, मास स्पेक्ट्रोमेट्री है ये भी जैसे जितने प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसी तरीके से ये स्पेक्ट्रोस्कोपी भी किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन में इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है, और इसके द्वारा अपन बहुत सारी इंफॉर्मेटिव जो इन्फॉर्मेशन है, कंपाउंड की इन्फॉर्मेशन है वो अपने को गेन होती है। तो इस स्पेक्ट्रोमेट्री का जो कई इसके जो मुख्य इसका जो ऑब्जेक्ट है इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा जो अपन ज्ञात करते हैं तो वो है एलिमेंटल एनालिसिस। एलिमेंटल एनालिसिस का मतलब जैसे मान लो किसी कंपाउंड में
ब्रोमीन एटम है, क्लोरीन एटम है, सल्फर एटम है, कितने कार्बन एटम है, नाइट्रोजन एटम है, तो किसी कंपाउंड में किस किस तरीके के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उन एलिमेंट्स का अपन डिटेक्शन है वो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा एलिमेंट का डिटेक्शन तो करते ही करते हैं, इसके अलावा अपन इसके द्वारा ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस कंपाउंड में कितने कितने एटम हैं, डिफरेंट एटम हैं। जैसे जैसे मान लीजिए किसी कंपाउंड में एक क्लोरीन एटम है, किसी में 2 क्लोरीन एटम है, ब्रोमीन एटम है, 3 ब्रोमीन एटम है, तो किसमें कितने किस टाइप के एलिमेंट हैं और वो एलिमेंट कितने हैं। तो ये जो एलिमेंटल एनालिसिस है वो और किसी स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा नहीं हो करके अपन जनरली मास स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा भी अपन एलिमेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। तो एक तो ये एलिमेंटल एनालिसिस। सेकेंड है मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिनेशन। देखिए जब अपन किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो पहले अपन ये देखते हैं कि उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर अपने को बहुत सारी चीज़ों का पता लग जाता है कि इसमें कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कितने नाइट्रोजन है। तो यदि अपन किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट सही सही अच्छी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं तो उनकी स्ट्रक्चर्स भी अपन काफ़ी हद तक उसकी स्ट्रक्चर्स के डिटर्मिनेशन में अपन सफल हो सकते हैं। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन भी होता है। तो इसके द्वारा मेनली एक तो एलिमेंटल एनालिसिस और एक मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन। इसके अलावा और भी अन्य जानकारियाँ होती हैं, अन्य इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं किसी कंपाउंड के बारे में जो अपन मास स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो क्या है इसके मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के मेन फंक्शन है, मेन कार्य है जो ये क्या करते हैं। उसके बाद में अपन थ्योरी देखते हैं। थ्योरी में ये है कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऐसा क्या होता है और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग करवाते हैं, किस तरीके से अपने को स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं। तो इन सभी को अपन इसकी थ्योरी में पढ़ते हैं। तो देखिए थ्योरी अपन थ्योरी को समझने से पहले अपन मास स्पेक्ट्रोमीटर है उसके बाद उसको समझते हैं और फिर देखते हैं कि वो किस तरीके से वर्क करता है और फिर उस वर्क के बेस के ऊपर अपन थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये है यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये फिलामेंट है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को एसिलोमीटर के द्वारा इनको एनर्जाइज्ड किया जाता है और इनको एनर्जी दी जाती है। तो इनको जो एनर्जी दी जाती है
वो लगभग 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के लगभग होती है, और 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। जब इतने हाई एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आयनाइजेशन चैम्बर होता है। इस आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर अपन कंपाउंड को फिल करते हैं। जिस कंपाउंड का भी अपन को मास स्पेक्ट्रा लेना है, उस कंपाउंड को अपन इसके अंदर लेते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग हो, तो वो जो कंपाउंड है, जो मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल्स का फ्रेगमेंटेशन होगा, और फ्रेगमेंटेशन होगा तो उसका जो फ्रेगमेंटेशन है वो भी बहुत होता है, और उसके द्वारा कई फ्रेगमेंट बनते हैं, कई डॉटर फ्रेगमेंट बनते हैं। मतलब जैसे एक मोलिकुलर, पहले मोलिकुलर आयन बनेगा, फिर मोलिकुलर आयन का फिर फ्रेगमेंट होगा, फिर जो बन रहा है उसका फिर फ्रेगमेंट होगा, और फ्रेगमेंटेशन से बहुत सारे फ्रेगमेंट पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होगा। जब ये फ्रेगमेंटेशन पार्टिकल्स हैं, ये फ्रेगमेंटेशन पार्टिकल्स इधर जाते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालाइजर है। यहाँ पर इसको फर्स्ट फील्ड फ्री रीजन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई अपन फील्ड नहीं लगा रखा। यहाँ पर इसको सेकंड फील्ड फ्री रीजन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कोई फील्ड नहीं है। ये मैग्नेटिक फील्ड एनालाइजर है। यहाँ पर ये जो है ये मैग्नेटिक प्लेटें हैं। इसके बाद में ये यहाँ पर डिटेक्टर एनालाइजर, और एनालाइजर से यहाँ पर रिकॉर्डर होगा। ओके, यहाँ से जब किसी मॉलिक्यूल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग के द्वारा उसका फ्रेगमेंटेशन होता है, तो बहुत सारे फ्रेगमेंट पार्टिकल्स बनते हैं। ये फ्रेगमेंट पार्टिकल्स हैं, वो इसके द्वारा, ये जो स्पेक्ट्रोमीटर है, इसके द्वारा यहाँ पर मूव करते हैं, गति करते हैं। और वो क्योंकि गति क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, जो हाई एनर्जाइड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके द्वारा उनको रेनफोर्स किया जाता है, उनकी वेलोसिटी है उसको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो वो तीव्र वेग से इसके अंदर से गुजरते हैं। और इसके अंदर से गुजरते हैं, यहाँ पर जो मैग्नेटिक एनालाइजर लगा हुआ है, उस एनालाइजर के द्वारा वो अपने चार्ज और आवेश के रेशियो में, मास और चार्ज के रेशियो में यहाँ पर उसका डिफ्लेक्शन होता है, और डिफ्लेक्शन होकर के फिर वो यहाँ डिटेक्टर तक पहुँचते हैं, डिटेक्ट होते हैं। तो जैसे मान लीजिए जिसका मास ज़्यादा है, उसका जैसे मास और चार्ज का जो रेशियो ज़्यादा है, तो वो कम जल्दी पहुँचते हैं, जिनका कम है वो ज़्यादा जल्दी पहुँचते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर डिटेक्टर पर पहुँचते हैं, डिटेक्टर एनालाइजर, और एनालाइजर से यहाँ पर अपन को रिकॉर्डर के द्वारा मास स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। यहाँ पर ये जो आयंस का जो पहुँचने का जो है, वो एक तो देखिए चार्ज, मास और चार्ज के रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है, एक उनकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है। रिलेटिव अबंडेंस का मतलब जैसे मान लीजिए टोटल 10 पार्टिकल हैं अपने पास, तो कोई पर्टिकुलर पार्टिकल यदि 10 में से 7 हैं और 3 मान लो दूसरे फ्रेगमेंट आए हैं, तो जो 7 हैं उनकी रिलेटिव अबंडेंस है वो कितनी हो गई, ज़्यादा हो गई, उनकी तुलना में ज़्यादा हो गई। तो इसका मतलब टोटल जो फ्रेगमेंट आयन है, उसमें कोई पर्टिकुलर फ्रेगमेंट आयन है, वो उनकी तुलना में कितने ज़्यादा बन रहा है, वो उसकी रिलेटिव अबंडेंस है। और रिलेटिव अबंडेंस के आधार पर ये डिटेक्टर पर पहुँचते हैं, और डिटेक्टर पर पहुँच करके इनका मास स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो ये इसकी ये थ्योरी है। यदि अपन इस थ्योरी को शब्दों के अंदर देखें, ये मास स्पेक्ट्रोमीटर का स्केच है, और ये स्केच के द्वारा अपन इसकी थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद में जैसे इसके थ्योरी का देखें, तो आप ये समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल है, और ये मॉलिक्यूल कहाँ रखा हुआ है, आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, और इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर अपन किसकी बम्बार्डिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डिंग कर रहे हैं, हाई एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डिंग, और इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डिंग होगा तो यहाँ ये जो है ये किस में बदलेगा, आयन में बदलेगा, क्योंकि इसमें से इस इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग के द्वारा इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं, और मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर अपने को इस तरीके से प्राप्त होगा, ये ऐसे, ये एक इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ से बाहर निकल गए, तो इसको अपन बोलते हैं
मोलिकुलर आयन। ये मोलिकुलर आयन है। मोलिकुलर आयन, इसमें आप क्यों देखिए कि ये मोलिक्यूल है और ये मोलिकुलर आयन है। इन दोनों की वेट की बात करें तो इसमें केवल क्या फर्क है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है। समझ रहे हो ना, यहाँ से मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो बम्बार्डिंग वाला और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से और निकले। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो निकला है वो किसी बॉन्ड में निकल सकता है, कोई लोन पेयर है तो लोन पेयर से निकल सकता है, कोई डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड से निकल सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से यहाँ से रिलीज होते हैं। तो इसमें और इसमें जो फर्क है, मोलिकुलर वेट में जो फर्क है, वो फर्क केवल इलेक्ट्रॉन्स का है, इलेक्ट्रॉन के वेट का ही डिफरेंस है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है। तो मोलिकुलर आयन है, मोलिकुलर आयन का वेट मोलिक्यूल के वेट के समान ही मानते हैं। इलेक्ट्रॉन को यदि अपन कंसिडर नहीं करें तो इसको अपन बोलते हैं मोलिकुलर आयन। और मोलिकुलर आयन, यहाँ पर मोलिकुलर आयन बनेगा। यदि वो मोलिकुलर आयन उसका फर्दर फ्रेगमेंट नहीं होता है, फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, तो वो फिर यहाँ पर पहुँचेगा और यहाँ पर पहुँचेगा और डिटेक्टर पर, एनालाइजर के ऊपर आएगा, वहाँ पर रिकॉर्ड के द्वारा इस मोलिकुलर आयन पीक की अपने को मोलिकुलर आयन की पीक प्राप्त होगी। उस पीक को अपन क्या कहेंगे, मोलिकुलर आयन पीक कहेंगे। ठीक है, मोलिकुलर आयन पीक के बारे में देखते हैं कि जो वहाँ जहाँ कहाँ पर आती है उसके आधार पर मोलिक्यूल है उसका अपन क्या कर लेते हैं, वेट क्या। ठीक है, ये तो बात तब है जब मोलिकुलर आयन का फर्दर फ्रेगमेंटेशन नहीं हो। यदि आयनाइजेशन, जनरली ऐसा होता नहीं है कि मोलिकुलर आयन का फर्दर फ्रेगमेंटेशन नहीं हो, क्योंकि हो सकता है जितने भी मोलिकुलर आयन बन रहे हैं सभी का फर्दर फ्रेगमेंटेशन नहीं हो, परंतु उनमें बहुत सारे जो मोलिकुलर आयन हैं उनका फर्दर फ्रेगमेंटेशन होता ही है। तो अपने को मोलिकुलर आयन पीक भी प्राप्त होती है और उसके फर्दर फ्रेगमेंटेशन से जो डॉटर फ्रेगमेंट बनते हैं उनके कारण से भी जो आयन पीक आती है वो भी अपने को प्राप्त होती है। यहाँ पर इसके बाद में आयनाइजेशन चैम्बर में ही मोलिकुलर आयन फिर इसका फ्रेगमेंटेशन होगा और फ्रेगमेंटेशन होगा तो यहाँ पर ये जैसे ये डॉटर फ्रेगमेंट होगा और यहाँ पर ये जैसे डॉटर फ्रेगमेंट होगा, जहाँ ये इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये और है कि मोलिकुलर आयन के फ्रेगमेंटेशन से अपने को रेडिकल प्राप्त हो सकते हैं, रेडिकल एनाइन प्राप्त हो सकते हैं, रेडिकल कैटाइन प्राप्त हो सकते हैं, कैटाइन प्राप्त हो सकते हैं। इसका मतलब बहुत सारे अपने को फ्रेगमेंट आयन से प्राप्त होते हैं। परंतु स्पेक्ट्रोमीटर में जो डिटर्मिनेशन है वो डिटर्मिनेशन केवल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज का ही होता है। मतलब जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो ही यहाँ पर डिटेक्टर तक पहुँच पाते हैं, और जब वो डिटेक्टर तक पहुँच पाते हैं तो केवल और केवल किसका आइडेंटिफिकेशन होगा, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज का ही मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में आइडेंटिफिकेशन होगा। तो अपने को ये देखना है कि तो पॉजिटिव चार्ज कौन से होंगे, जैसे एक तो कैटाइन है, कैटाइन का हो सकता है, दूसरा क्या है रेडिकल कैटाइन है उसका हो सकता है। परंतु यदि आपके पास में रेडिकल ही बन रहा है, रेडिकल एनाइन ही बन रहा है, एनाइन ही बन रहा है, तो रेडिकल एनाइन और एनाइन इनका डिटेक्शन मास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा नहीं होता है, केवल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज का ही डिटर्मिनेशन होता है। ओके, फिर ये डॉटर आयन है और ये डॉटर आयन है, इनका अलग अलग, इनके ऊपर अलग अलग चार्ज होगा। जनरली ये सिंगली चार्ज ही होते हैं, डबली चार्ज भी हैं वो केवल एरोमेटिक कंपाउंड्स की कंडीशन में ही होता है। सामान्य जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंगली चार्ज ही होते हैं, क्योंकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ही एलिमिनेट होता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन से नहीं निकलते हैं। तो यहाँ पर जो इसका चार्ज है वो एक होता है और इसका जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो अपन इसके फ्रेगमेंटेशन के आधार पर देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके से एलिमेंट है और उस एलिमेंट के आधार पर उसका डिटेक्शन करते हैं। ओके, यहाँ पर जो फ्रेगमेंट है वो फ्रेगमेंट है मास स्पेक्ट्रोस्कोप के द्वारा यहाँ डिटेक्टर तक पहुँचते हैं, तो वो उनकी रिलेटिव अबंडेंस के आधार पर पहुँचते हैं और रिलेटिव अबंडेंस के आधार पर ही अपने को फिर मास स्पेक्ट्रा प्राप्त। तो आप समझ रहे हो ना, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसकी जो थ्योरी है वो थ्योरी क्या है
कि अपन किसी भी मॉलिक्यूल्स है उस मॉलिक्यूल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग करेंगे। इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग करेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स है उसका फ्रेगमेंटेशन होगा, वहाँ पर मोलिकुलर आयन बनेगा, और जो मोलिकुलर आयन है उसका फर्दर फ्रेगमेंटेशन होगा जिसके द्वारा डॉटर आयन्स बनेंगे, और सभी डॉटर आयन्स हैं वो बनेंगे, और वो कैसे कैसे रेडिकल एनाइन, रेडिकल कैटाइन इस तरीके से बनेंगे, और फिर वो डिटेक्टर पर पहुंच करके मास स्पेक्ट्रा देंगे। तो ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसकी थ्योरी है, और यही इसका बेसिक कंसेप्ट है। ओके, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात आपको जो याद रखने की है वो ये है कि एक तो इसमें पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है वो ही डिटेक्ट होती है, दूसरा इसमें इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग करते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन का जो एसाइलेशन है वो कई टेक्निक्स के आती हैं इसमें, अपन जैसे अपन EI पढ़ेंगे, CI पढ़ेंगे, तो EI और CI ये सारी की सारी टेक्निक्स हैं, इन टेक्निक्स के द्वारा अपन इलेक्ट्रॉन का एसिलरेशन करते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से यहाँ पर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसकी थ्योरी है। यहाँ मास स्पेक्ट्रो आपने पढ़ा होगा कि अपन और भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, जैसे UV स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, और उसके अंदर अपन जो ग्राफ खींचते हैं वो अपन जो वेवलेंथ है, एब्जॉर्बेंस है, उनके बीच में खींचते हैं, ट्रांसफरेंस और वेवलेंथ है उनके बीच में खींचते हैं, सेमी इनवर्स के बीच में खींचते हैं। तो यहाँ पर जो ग्राफ अपन ड्रा करेंगे मास स्पेक्ट्रा में, जो ग्राफ अपन ड्रा करते हैं वो ड्रा करेंगे अपन दो पैरामीटर्स के बीच में ड्रा करते हैं। एक तो होता है रिलेटिव अबंडेंस और एक होता है ME वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो अपन ग्राफ लेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो है ये है ME वैल्यू और ये है रिलेटिव अबंडेंस। रिलेटिव अबंडेंस समझ रहे हो ना? रिलेटिव अबंडेंस क्या होती है, अभी बताया था कि किसी दूसरे फ्रेगमेंट की तुलना में कोई पर्टिकुलर फ्रेगमेंट उसकी तुलना में कितना ज़्यादा बन रहा है, ये उसकी क्या होगी, रिलेटिव अबंडेंस। तो ये रिलेटिव अबंडेंस और यहाँ पर ये MU वैल्यू। यहाँ पर देखिए जो E है वो क्या है, चार्ज है किसी भी रेडिकल कैटाइन का, किसी भी कैटाइन का या किसी भी मॉलिक्यूलर आयन है उसका चार्ज है, और M है, ये M क्या है, उसका मॉलिक्यूलर वेट है। ओके, और मैंने आपको भी बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो चार्ज हैं, ये जनरली सिंगली चार्ज होते हैं। तो यहाँ पर अपन E का मान कितना मानते हैं, एक ही मानते हैं ना। तो यहाँ पर इस ये जो है इस एक्स के ऊपर जो भी पैरामीटर है वो जनरली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जैसे 0 यहाँ पर इनका ये मॉलिक्यूलर वेट है, ये इस तरीके से, और ये मॉलिक्यूलर वेट को प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अभी अपन ने पढ़ा है कि जब कोई मॉलिक्यूल्स है उसका फ्रेगमेंटेशन होता है, और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जो मॉलिक्यूलर आयन बनते हैं, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर आयन और जो मॉलिक्यूल्स है उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होता है और एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होता है। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि इन दोनों के मॉलिक्यूलर वेट है वो लगभग सेम है, और सेम है तो किसी भी मास स्पेक्ट्रा है उस मास स्पेक्ट्रा में जो हाई मॉलिक्यूलर वेट का यदि फ्रेगमेंट है तो वो हाई मॉलिक्यूलर वेट का जो फ्रेगमेंट है वो उसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर आयन ही होता है। तो यहाँ पर जैसे देखिए ये जो पीक है ये पीक हाईएस्ट ME वैल्यू के ऊपर, तो जो हाईएस्ट ME वैल्यू के अंदर है तो वो ये किसकी पीक होगी, मॉलिक्यूलर आयन की पीक। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर आयन की पीक को अपन M+ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये मॉलिक्यूलर आयन पीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये और देखिए ये पीक है, आगे और पढ़ेंगे अपन कल और डिटेल से देखेंगे। ये जो पीक है इस पीक को आप देख रहे हो कि इस पीक की जो रिलेटिव अबंडेंस है वो बहुत ज़्यादा है, और जनरली अपन ऐसा मानते हैं कि जिसकी रिलेटिव अबंडेंस 100% होती है उस पीक को अपन बोलते हैं बेस पीक। तो ये जो है ये क्या कहलाती है, बेस पीक कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए बेस पीक और मॉलिक्यूलर आयन पीक, तो
मॉलिक्यूलर आयन पीक है वो बेस पीक भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूलर आयन पीक अलग होती है, बेस पीक अलग होती है। मॉलिक्यूलर आयन पीक भी बेस पीक हो सकती है यदि उसका फर्दर फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। और बेस पीक है उसको अपन 100% रिलेटिव अबंडेंस में, अब जितने भी जो पीक्स आएंगे उन पीक की जो इंटेंसिटी है वो अपन बेस पीक के रेफरेंस में देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो साइड की जो पीक है ये सारी की सारी क्या है, अदर पीक्स हैं जो इनके जो डॉटर फ्रेगमेंट आए हैं उनके द्वारा अपने को प्राप्त होती हैं। और ये जो पीक है ये लेस इंफॉर्मेटिव होती है। जैसे बेस पीक है, मॉलिक्यूलर आयन पीक है, ये कंपाउंड्स के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ देती हैं, मोर इन्फॉर्मेटिव होती हैं, परंतु इनकी जो बिसाइड जो पीक्स होती हैं वो कंपाउंड के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देती हैं, परंतु फिर भी इनके आधार पर अपन कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में बहुत सारे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं और अपन इसके स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज अपन ने पढ़ा कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की थ्योरी क्या है, और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो ग्राफ है वो अपन किस तरीके से ड्रा करते हैं, किस तरीके से वहाँ पर पीक आती हैं, किस तरीके से मॉलिक्यूलर आयन पीक है, किस तरीके से बेस पीक है, और बेस पीक और मॉलिक्यूलर आयन पीक क्या होती हैं, डॉटर आयन पीक क्या होती हैं, इन सभी जानकारी अपने को आपने इस क्लास से आपको मिली होगी। थैंक यू।